चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पंचायती राज सिस्टम। कल के लेक्चर में हमने पंचायती राज सिस्टम का बैकग्राउंड हिस्ट्री देखी थी, है ना। तो हमने क्या क्या बताया था इसमें कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसके लिए सबसे पहले हमको चोल साम्राज्य में एक इसकी क्या है इंफॉर्मेशन मिलती है। देन उसके बाद लॉर्ड रिपन की बात की थी जो 1882 में मैग्ना कार्टा लेकर आए थे। देन उसके बाद हमने बताया कि जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था, है ना, तब गांधी जी ने बात जो बोली थी उनके अकॉर्डिंग आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत लिखा गया था जो डीपीएसपी में लिखा है। फिर 1952 की जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि हमारे यहाँ पे सीडीपी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। देन हमने ईएसपी पढ़ा था, एनएसपी पढ़ा था, एनईएस पढ़ा था, सॉरी, 1953 में, जिसमें हमने बोला था कि जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने नेशनल एक्सपांशन स्कीम लागू की थी। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात की जिन्होंने 3 टायर सिस्टम में बताया। फिर उसके बाद 1977 में हमने बोला कि हमारे यहाँ एक और कमेटी बनती है अशोक मेहता कमेटी जो 2 टायर सिस्टम की बात करती है। देन हमने एलएम सिंघवी जी के बारे में बताया 1985, जिन्होंने एलएम सिंघवी जी ने ये बोला था कि आपको अपने देश में क्या करना पड़ेगा, ये जो सॉरी 86 में 1986 में आपकी एलएम सिंघवी कमेटी जो है उन्होंने बोला था कि आपको देश में जो ये पंचायती राज व्यवस्था है उसको आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करना पड़ेगा ताकि लोग उसको क्या कर सके या स्टेट जो है उसको फॉलो कर सके। फिर उसके बाद आपने बताया था कि जीवी के राव और गॉडगिल कमेटी भी है अपने पास। जीवी के राव कमेटी 1985 की है, गॉडगिल कमेटी की बात करें तो 1988, और थंगुल कमेटी की बात करते हैं तो वो भी 1988 की है। इतनी कमिटीज बनी। देन उसके बाद राजीव गांधी सरकार हमारी पहली बार इस एक्ट को लेकर आने की कोशिश करी लेकिन सरकार खत्म, टेन्योर खत्म हो गया था आई थिंक, और फिर उसके बाद राजीव गांधी जी की डेथ हो जाती है तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। देन उसके बाद हमारे यहाँ पर विश्वनाथ विश्वनाथ सॉरी चंद्रशेखर जी, वीपी राव जो है, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है, इन्होंने सबने कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। फिर नरसिम्हा राव जी, क्योंकि यहाँ पे इन सब लोगों का नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, आपको एक नाम याद रखना है स्पेशली, और वो नाम है आपका नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उसमें जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी उसमें हमारे यहाँ पर 73rd और 74th, बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं पढ़ना है, केवल 73rd और 74th को आपको याद रखना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए 1992 में, और इसके थ्रू हमारे यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया। अब ये बात थी कब की, 1992 की। अब इसके आगे का देखते हैं प्रोसेस क्या हुआ था, उस समय क्या किया गया 1992 के बाद। 1992 के बाद अब सुनिएगा, देश में तो क्या हो चुका था, 73rd और कौन सा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ चुका था, ठीक है। कब का था, 1992 का। अब यहाँ पर ना देखिए क्या होता है, आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू करना है, और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मतलब होता है कि एक नई पंचायत का गठन करना, एक ग्राम पंचायत बनाना, एक जिला पंचायत बनाना, जनपद पंचायत बनाना। और फिर आपने यहीं पर साथ में क्या किया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी, जिसका मतलब क्या होता था, आपकी नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद जो है, इनका गठन करना होता था। तो ये सारे गठन करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, इलेक्शन भी करवाना है, तो बहुत सारी प्रोसेस बाकी होती है। तो इस जितने भी स्टेट थे ना उनको हमने 1 ईयर का टाइम दिया था। हमने बोला था कि मतलब जो लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है, उसके बाद बोला कि 1 साल के अंदर अंदर आप क्या करिए, अपने यहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दीजिए। हमने क्या बोला, 1 साल के अंदर आप अपने यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दीजिए। सभी स्टेट्स अपनी प्रोसेस करते हैं, और इन सब में सबसे आगे जो निकलता है वो होता है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट कर दिया था। वैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश आंसर आएगा, आपको पता है, लेकिन अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होगा वहां पर, तब आंसर राजस्थान का नागौर आएगा, जिसके बारे में हमने कल बात की थी। राजस्थान का नागौर जो है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली बार क्या किया गया था, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वो संवैधानिक तरीके से नहीं थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करने वाला हमारा मध्य प्रदेश पहला स्टेट है। क्लियर है क्या बात। तो ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके बेसिस पे हमारे यहाँ पर पहली बार मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो मैं उसके कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम ऑन
कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे मध्य प्रदेश ने पहली बार लागू किया था। ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी, क्या मीनिंग है इसका। चलिए, अब यहां से आपको कुछ डेट्स याद रखना है। पहली डेट आपको अगर बोला जाए, ये आपने बोल दिया ना कि पहली बार इंप्लीमेंट किया था, तो इंप्लीमेंटेशन जो हुआ, इंप्लीमेंट, चलो छोड़ो, स्पेलिंग देख लेना, इंप्लीमेंट की है ना। अब यहाँ पे आपको डेट्स याद रखना पड़ेगी, 2-3। देखिए क्या हुआ था, जब आपने ये जो आपका ये सब कुछ हुआ था, ये डेट चल रही थी 24 अप्रैल की। कब की बात चल रही थी? 24 अप्रैल 1993। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 ये डेट। गुड मॉर्निंग जी प्रेम प्रकाश जी। 24 अप्रैल 1993 को जो है हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया था। ठीक है, अब ये जो डेट है ना, ये कब की है? ये आपके 1993 जब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाती है। ठीक है, इसको आप क्या याद रखेंगे, इस समय जो है एक्ट बनाया गया था, सेंटर में जो आपका एक्ट पास हुआ ना, उसकी डेट थी ये 24 अप्रैल 1993। क्लियर? देखो क्या होता है, इसको ऐसे समझना, 92 में क्या आता है, 92 में ड्राफ्ट आता है। ठीक है, 92 में ड्राफ्ट आया, उसके ऊपर वर्क हुआ, फिर उसको लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट वगैरह से सबसे पास करवाया, इसलिए ये एक्ट जो है, ये एक्ट 1992 का कहा जाता है, 1992 का। अब इसको पूरा प्रोसेस करने में और अपन को इसको पूरा पास करवाने में जो टाइम लग गया, उसके बाद 1993 में फाइनली सारी बातें हो चुकी थी, लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिए हैं। और 24 अप्रैल को, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल को क्या हुआ था, हमारे इंडियन गजट में, इंडियन गवर्नमेंट का जो गजट है, उस गजट में पब्लिश कर दिया गया था कि आपका ये एक्ट बनने वाला है और इस एक्ट को इतनी तारीख को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो 93 की तो बात हो गई, 93 में क्या हुआ था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक्ट पास कर दिया था। ठीक है, तो मैं यहां से बोल रहा हूं, ये जो डेट है किसकी है, एक्ट वॉज पास्ड। ठीक, तो ये तो पुरानी बात होगी, पर इसके बारे में यहां से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि ये 24 अप्रैल जो आपने डेट लिखी है ना, क्योंकि इस दिन पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक्ट पास हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल की जो डेट है, ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हम लोग इस दिन क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज डे। कितनी तारीख को, तो अब आप यहां से बता देना, सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल। हर साल के 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, यहां से याद रखना है पॉइंट। ठीक, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब बारी आती है स्टेट्स की। इंडिविजुअल स्टेट्स अपने एंड पे क्या कर रहे थे, अपने यहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए काम कर रहे थे। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, इसने ये काम जो किया था, ये कब किया था, तो ये काम किया था हमारा 25 जनवरी को। कब हुआ था, 25 जनवरी। और 25 जनवरी क्यों सिलेक्ट की, उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। डेट याद रखेंगे आप, 25 जनवरी 1994 को ये डेट इसलिए सिलेक्ट की गई थी। देखिए अप्रैल के पहले करना था सबको, क्योंकि एक साल के लिए सब बाध्य थे स्टेट, है ना, कि आपको जितनी जल्दी हो सके, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हुआ तो कुछ गड़बड़ होगी। 25 जनवरी हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि 25 जनवरी के दिन हमारा इलेक्शन कमीशन बना था। 25 जनवरी के दिन हमारा क्या बना था, इलेक्शन कमीशन बना था। और इलेक्शन कमीशन जिस दिन बना था, उस दिन, इलेक्शन कमीशन जिस दिन बना था, उस दिन को हम लोग वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 25 जनवरी हमारा एक डेट था जिसमें हम वोटर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, वोटर्स डे। इसलिए ये जो डेट है ये इंपॉर्टेंट हो गई। तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, यही वाली डेट सिलेक्ट कर ली मध्य प्रदेश में, और 25 जनवरी को क्या कर दिया हमने, अपने यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। क्लियर है? तो ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस दिन क्या हुआ था, तो पंचायती राज सिस्टम was implemented in मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, इसका आपने फाइनली आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया था 25 जनवरी। ये डेट दोनों याद रखना पड़ेगी। 24 अप्रैल जो है आपकी वो डेट है आपके स्टेट के लिए, सॉरी सेंटर के लिए, पूरे देश में जो एक साथ हुआ 24 अप्रैल की डेट, और 25 जनवरी अपने मध्य प्रदेश में अपन ने
यहाँ से इंप्लीमेंट हुआ है। और 25 जनवरी को आप किस किस रूप में मनाते हैं, तो इस डेट को आप याद रखना, ये हमारा वोटर्स डे है, ये नेशनल वोटर्स डे है एक्चुअल में, है ना, स्टेट का नहीं, स्टेट का कोई वोटर्स डे नहीं है, नेशनल वोटर्स डे। ठीक, यहां तक बात। चलिए, अब ये तो छोटी सी बात थी, अब इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने बात की है, इंपॉर्टेंट समझना यहां से, है ना, हमने बात की है 73rd ना, 74th की, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की। ठीक, अब इसके बारे में क्या पढ़ने को क्या याद रखना है, देखिए पहला पॉइंट आया एक, क्या क्या हुआ, पहला पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे कि इसके थ्रू हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9 ऐड किया है, पार्ट 9 एडेड, एक पॉइंट। दूसरा दूसरा आप यहां से याद रखेंगे कि पार्ट 9 का जो नाम है वो क्या है, पंचायत, इसको आपने नाम क्या दिया है, पंचायत। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां से क्या याद रखेंगे, तीसरा याद रखना, इसी के थ्रू हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक सूची या अनुसूची जिसको हम कहते हैं, शेड्यूल जिसे कहते हैं, उसको भी ऐड किया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने क्या किया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अनुसूची को जोड़ा है जिसको बोला जाता है शेड्यूल। क्या बोलते हैं हम लोग, शेड्यूल। शेड्यूल नंबर 11 सॉरी, शेड्यूल नंबर 11 जो है पंचायत से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है आपका, पंचायत से रिलेटेड है, और ये हमने ऐड किया है अपने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए शेड्यूल, एक काम करते हैं, शेड्यूल 11 एडेड। ठीक, अच्छा, आपका जो पार्ट नंबर आपका 9 है, इसके अंदर आपने कल बोला था कि आपके आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, तो इसके अंदर जो है आर्टिकल है आपके कहां से कहां तक, आर्टिकल है 243 से लगाकर 243 से लगाकर 243 ओ तक। ठीक है, टोटल कितने आर्टिकल हैं, तो 16 आर्टिकल्स की बात की गई है। कितने आर्टिकल हैं यहाँ पर, टोटल 16 आर्टिकल्स। अब 16 आर्टिकल याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा, 16 आर्टिकल याद रखना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से याद रखना है। और इसके थ्रू क्या याद रखेंगे आप, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, तो 29 सब्जेक्ट्स थे। कितने, 29 सब्जेक्ट्स किसको दिए गए थे, पंचायत को काम करने के लिए दिए गए थे कि 29 सब्जेक्ट्स आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बेसिक चीज है। ठीक, आगे बढ़े, है ना। चलिए, अब मैं आपको एक टेबल बनाकर बता रहा हूं, और उस टेबल में आपको बहुत सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपने बोला था, चलिए यहीं पे मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, है ना, मध्य प्रदेश ने, अच्छा मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, चलिए यहां से, आपने क्या बोला था, आपने बोला था कि हमारे भारत में कौन सा सिस्टम लागू करना है, 3 टायर सिस्टम, है ना, ऐसा ऐसा हमारे बी आर मेहता कमेटी भी बोल के गई थी, और उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का सजेशन था कि आप क्या करिए, 3 टायर सिस्टम लागू कर दीजिए। लेकिन जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 9th पार्ट एड हुआ और ये 24 अप्रैल को जब ये पास हुआ था, तो वहां पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि आपको थ्री टायर सिस्टम ही लागू करना पड़ेगा, मतलब कंपलसरी नहीं था। उन्होंने स्टेट को बोला, उन्होंने क्या बोल दिया कि हम 3 टायर आपको बता रहे हैं कि ऐसे 3 टायर बनेगा, पर आपकी मर्जी, स्टेट की मर्जी, अगर वो चाहे तो अपने यहाँ पर 3 टायर सिस्टम लागू करे, 4 टायर लागू करे, या 2 टायर सिस्टम को इंप्लीमेंट करे। मध्य प्रदेश ने किसको फॉलो किया था, 3 टायर सिस्टम को, क्लियर है। अब इस 3 टायर सिस्टम में कौन कौन थे, 3 टायर सिस्टम में आपके पास एक आती है ग्राम पंचायत, क्या आती है आपके पास, ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या आएगा, तो दूसरा आता है आपके पास जनपद पंचायत। और तीसरा आपके पास आता है जिला पंचायत, है ना। इनके नाम मध्य प्रदेश में जो नाम लिखे हुए हैं वो याद रखना पड़ेंगे आपको। मध्य प्रदेश में जो नाम दिए गए हैं, ग्राम पंचायत दिया है, जनपद पंचायत दिया है, और जिला पंचायत दिया है। तो ये 3 टायर सिस्टम लागू हुआ था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अपने यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को टेबल बनाकर बता रहा हूं मैं आपको, ये पूरी टेबल आपको याद होना चाहिए।
ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, देखिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं ग्राम पंचायत, इंग्लिश में लिखूं, यहां पर आ जाएगी आपकी जनपद पंचायत और फिर है आपकी जिला पंचायत। ठीक, पंचायत। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हम किस किस बेसिस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेंबर्स, है ना। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, मेंबर्स, कि आपने अगर ग्राम पंचायत बनाई है, आपने अगर ग्राम पंचायत बनाई है तो उस ग्राम पंचायत में टोटल कितने मेंबर है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जो मेंबर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं 10 से 20। कितने हो सकते हैं, 10 to 20। ये 10 to 20 का मतलब क्या है, एक जगह की जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में जब इलेक्शन होगा तो आप मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रख सकते हैं वहां पर 10, मतलब जो इलेक्शन करेंगे तो टोटल जो लोग खड़े करेंगे कितने होंगे, 10 लोग हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायत में कितने हो सकते हैं, तो वो 20 हो सकते हैं। ये आपकी कंडीशन है ग्राम पंचायत की, क्लियर। उसके बाद आपका जनपद पंचायत की बात करें तो यहाँ पर आते हैं आपके 10 to 25। कितने आते हैं, 10 to 25। समझ रहे हो ये बात, ये पॉइंट सिंपल सा है कि आपके कम से कम कितने सदस्य होंगे उस जनपद पंचायत में, 10, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो 25 हो सकते हैं। और अगर आपसे जिला पंचायत में पूछा जाए तो यहाँ पर 10 से लगाकर 35 मेंबर्स हो सकते हैं, 35 मेंबर्स हो सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात तीनों, ठीक है ना। 10 to 35 मेंबर हो सकते हैं आपके जनपद पंचायत। तो आप कुछ नहीं, मिनिमम वाला याद मत रखिए, आप याद रखिए केवल इसका क्या, मैक्सिमम वाला पॉइंट, क्योंकि तीनों में 10 10 10 कॉमन है, तो 20 25 35 याद रखेंगे, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, यहां तक बात। चलिए, अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और समझना कि आ, हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है ये, आपने ग्राम पंचायत बनाई, जनपद पंचायत बनाई, जिला पंचायत बनाई, ये सारी बात किस पे डिपेंड करती है, पॉपुलेशन पे। तो कितनी सदस्य, कितनी पॉपुलेशन होना चाहिए यहाँ पर। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए, अगर आपकी किसी जगह कर, आपको ये बात पता है कि ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर रहते हो। गांव लेवल पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे बहुत छोटे स्तर पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर 4 घर एक जगह दिख जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा आसपास। अगेन 2-3 किलोमीटर बाद 2-4 घर बने हुए हैं, फिर पास में हो सकता है कि वहां पर 10 घर बने हुए हैं। इस तरीके से भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर किसी जगह पर, अगर किसी एक एरिया में, आसपास के एरिया मिलाकर अगर 1000 लोग हो जाते हैं, कितने लोग, वहां की आबादी या पॉपुलेशन अगर 1000 हो जाती है तो उन 1000 पॉपुलेशन के ऊपर हम क्या बना देंगे, हम बना देंगे अपनी ग्राम पंचायत। पॉपुलेशन याद रखना है यहाँ पर कि आपकी अगर 1000 लोग हो जाते हैं, 1000 लोगों का जो ग्रुप होगा, भले ही वो थोड़े दूर दूर क्यों ना रहते हो, उनको मिलाकर आप बना देंगे अपने यहाँ पर एक ग्राम पंचायत। क्लियर। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ पॉपुलेशन कितनी होना चाहिए, तो मोर देन 1000। कितनी होना चाहिए, मोर देन 1000। ठीक है ये बात, है ना। 1000 से ज्यादा पॉपुलेशन जहां पर आपकी टोटल हो जाए वहां पर आप क्या बना दोगे, वहां पर आप बना दोगे अपनी ग्राम पंचायत। चलेगा। फिर उसके बाद जनपद पंचायत की बात आती है। जनपद पंचायत बनाई जाती है जहां पर पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, ये आपको मोर देन 1000। ठीक, 1000 से ज्यादा होने पर आप वहां पर ग्राम पंचायत बनाते हैं। अगर ये 50,000 से ज्यादा हो गई, 50,000 से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो हम वहां बना देते हैं जनपद पंचायत। अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मिनिमम जो है जनपद ग्राम पंचायत में 1000 लोग होना चाहिए। मिनिमम ग्राम पंचायत में 1000 लोग होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर 2000 हो गए, 5000 हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ग्राम पंचायत रहेगी। ठीक है, अगर 2000 4000 5000 हो भी जाते हैं तो वहां पर क्या रहेगी, ग्राम पंचायत रहेगी। प्रेम प्रकाश जी, जनपद और जिला पंचायत एक ही नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने बोला आपको, अच्छा आप पूछ रहे हैं, ये अलग है, अलग, बिल्कुल अलग अलग है। ये जनपद पंचायत ब्लॉक लेवल पे बनाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में 313 ब्लॉक है। मैंने आपको कल परसों उस टेलीग्राम वाले चैनल पे, जिसपे मैंने आपको बताया, उस चैनल पे ये क्वेश्चन भेजा भी था, है ना। इस 1292 डी 1292 पे मैंने कल क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ, 1292
ठीक है, मैंने क्वेश्चन कल नहीं, एक दो दिन पहले ही क्वेश्चन भेजा था कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कितने हैं अपने यहाँ पर, तो अपने 313 है, और जिले कितने हैं 53, वो भी अभी बना है एक, तो नहीं तो 52 ही थे। तो जनपद और जिला दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, जनपद और जिला अलग होते हैं। ठीक, चलिए, तो हमारा कहना है कि अगर 1000 से ज्यादा थोड़ी चल रही है तो चलने दो, ग्राम पंचायत चलेगी, पर मिनिमम 1000 होना चाहिए। फिर ये बढ़ते बढ़ते अगर 50,000 से ज्यादा हो गई, है ना, जनरली जब 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो हम वहां पर जनपद पंचायत बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जनपद पंचायत। ठीक है ये बात। अब बात आती है जिला पंचायत की। ठीक, तो जिला पंचायत कहाँ बनाई जाती है? जब आपकी पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास हो जाती है। कितनी? 5 लाख के आसपास जब पॉपुलेशन हो जाती है, थोड़ी कम और ज्यादा भी चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 लाख होगी तभी आप फिक्स करके बैठे कि काउंटिंग हो रही है, बस बिल्कुल 5 लाख हो जाए और आप जनपद जिला पंचायत बना, ऐसा नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। पर हाँ, ये बात ध्यान रखना कि अराउंड 5 लाख जब आपकी पॉपुलेशन होती है तब आपके यहाँ पे जिला पंचायत बनाई जाती है, और जनरली हर जिले में एक जिला पंचायत होती है, हर जिले में आपको एक जिला पंचायत मिलेगी। चलिए प्रेम प्रकाश जी, आप मुझे ये बता दीजिए, बात समझ में आ गई, जनपद और जिला दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, और ये पॉपुलेशन से भी अब आप समझ जाएंगे। जहां पे पॉपुलेशन 50,000 के आसपास, जनपद पंचायत, जिला पंचायत मतलब पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास। ठीक, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अब इसके बाद ये किसकी बात हो गई? मेंबर्स हो गए, पॉपुलेशन हो गए। अब अपन बात कर रहे हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए वर्तमान में अभी करंटली आपके पास ये जो आप लिख रहे हैं, इसमें करंटली आपके पास मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है, जनपद पंचायत कितनी है, और जिला पंचायत कितनी है? क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे तो मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है आपके पास जो टोटल आपकी ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत है, ये डेटा बहुत जगह आपको अलग अलग मिलेगा क्योंकि करंट का डेटा है ना, जनपद ग्राम पंचायत बनती रहती है। तो ठीक है, अभी आप ये डेटा याद रखिए, जब हम लोग पेपर देने जाएंगे, जब आपका फाइनल सेशन होगा, तब मैं करंट अफेयर में अगर इसमें कोई अपडेशन होगा, है ना, अभी के हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, 23,922 जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, अभी याद रखिएगा इसको, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आखिरी में आपको एक बार और बताऊंगा। जनपद पंचायत मैंने अभी बोला कि मध्य प्रदेश में 313 है, कितने हैं? 313। और जिला पंचायत भी अभी फिलहाल में तो 52 है, पर ये है जो 53 होने को है, क्योंकि अपना मऊगन जो जिला बना है वहां पर भी एक जिला पंचायत बनाई जाएगी। क्लियर ये बात? ठीक है, तो आप इसको याद रखना कि अपने पास मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? 23,922 है। जनपद पंचायत कितनी है? 313 है। और अपने पास नगर पंचायत होता है, लेकिन वो, सुनो मेरी बात, देखो ये क्या लिखा है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक, और ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, मैंने आपको कल बोला था कि हमारा 73rd और 74th दो आए थे। क्यों आए थे? एक आया था रूरल के लिए, एक आया था अर्बन के लिए, एक ग्रामीण के लिए और एक नगरीय के लिए। तो जो ग्रामीण वाले हैं या जो आपके रूरल वाले हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो रूरल के लिए था। किसके लिए था? ये रूरल सेल्फ, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए। इसको बोलते हैं ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक, ये बनाया था 73rd वाला। अब अगर यहीं पे आप मुझसे पूछो कि आपके पास और भी कुछ होता है, जैसे आपने अभी बोला, तो मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो फिर से कितना, 1992 में है, लेकिन ये जो था ये रिलेटेड था अर्बन से, ये अर्बन से रिलेटेड था, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं शहरी या नगरीय, शहरी या फिर नगरीय स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन। और ये जो स्थानीय स्वशासन था ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर आपके पास शहरी या नगरीय लिखा है। ठीक, तो आपके पास मध्य प्रदेश में यहाँ पर भी 3 टायर सिस्टम है। कितने सिस्टम है? यहाँ पर भी कौन सा वाला सिस्टम फॉलो किया है मध्य प्रदेश ने? 3 टायर वाला। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो एक अपने पास होती है नगर पंचायत। क्या होती है? नगर पंचायत होती है ना, हमारे पास एक नगर पंचायत होती है। नगर, नगर का मतलब ही क्या होता है? नगर का मतलब होता है कोई सा सिटी वाला एरिया, है ना आपका, नगर का मतलब होता है सिटी वाला एरिया या फिर अर्बन एरिया। नगर का मतलब आप क्या समझेंगे यहाँ पर कि आपका जो एरिया है वो कैसा है? अर्बन एरिया है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई, एक होता है आपके पास नगर पंचायत, फिर आपके पास क्या होता है? तो आपने सुना है नगर पालिका, और क्या आता है आपके पास? सेकंड आपका पास हो गया नगर पालिका। क्लियर है ना? और आपके पास एक और थर्ड टायर में तीसरा टायर है जिसको आप बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं आप? नगर निगम। क्लियर? तो ये जो 3 चीजें हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इन तीनों के आगे अगर आप ध्यान से देखें,
आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो है नगर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नगर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नगर लिखा। जिनके आगे नगर दिखेगा, इवन नगर पंचायत को आप नगर परिषद भी बोल, नगर पालिका को, नगर पालिका का आप नगर परिषद भी बोलते हो, क्या बोलते हो उसको आप, है ना। तो आप कुछ वो मत रखिए, टेंशन मत रखिए लीजिए, ये सिंपल सी बात है कि आपके नगर 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 वाले जो हैं, नगर 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 वाले जो तीनों चीजें होती है, 3 टायर सिस्टम है। और इस 3 टायर सिस्टम आपका किसके लिए है, अर्बन वाले के लिए है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, नगरीय स्थानीय स्वशासन। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 73rd की, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट कौन सा वाला, आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, लेकिन वो भी कौन सी, जो रूरल एरिया में है, रूरल एरिया वाली, ठीक है। इसलिए ये 3 बताए, 3 टायर, 73rd, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चलिए क्लियर। तो हम पढ़ रहे थे अपनी ये टेबल, जिसमें हमने बताया कि मेंबर्स कितने होंगे, पॉपुलेशन कितने होंगे। आज की डेट में अगर आप बात करें तो आपके पास कितने जो है वहां पर मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत, कितने आपके जनपद पंचायत वगैरह है, वो बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि यहाँ का जो हेड होता है ना, इन सब चीजों का जो हेड होता है, कि आपके पास अगर हेड की बात कर रहे हैं ना, इसका मुखिया कौन होगा, ग्राम पंचायत होगी, तो ग्राम पंचायत में मुखिया कौन होता है, आपको सबको पता होगा, ग्राम पंचायत में सरपंच बनते हैं, क्या बनते हैं, सरपंच, है ना, इसको आप सरपंच ऐसे लिख सकते, ठीक। और आपके जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो यहां पर इसको बोला जाता है जनपद का प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं इसको, जनपद का क्या होता है, जनपद का होता है प्रेसिडेंट, ठीक। इसको बोलते हैं हिंदी में जनपद अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष। और आपके पास जिला जो है, इसको बोला जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। ये बात है ना, हेड कौन होते हैं, तो ये 2 जगह अध्यक्ष होते हैं, और अपना यहाँ पर जो गांव में होता है, गांव में आपका होता है सरपंच, ठीक। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने ये जो सब टेबल बना रहे हैं, इसमें अब आपको देखना है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से चुना जाता है, ठीक है। कौन व्यक्ति को किस तरीके से चुना जाता है वो अपन देखते हैं। अब समझिएगा, मैं यहाँ पर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, और फिर बताऊंगा इलेक्शन करवाता कौन है, ठीक है। तो इलेक्शन किस तरीके से होता है वो देखिएगा जरा। अगर इलेक्शन की बात करें तो गांव में आपके पास जो सरपंच है, कौन है, ये सरपंच, मैं हिंदी में लिख देता हूं, आप ऊपर से चेक कर लीजिएगा इसको, सरपंच लिखा है, ठीक है। और कौन होंगे, सदस्य होंगे, और कौन होते हैं, सदस्य, और कौन होते हैं, उप सरपंच, ठीक। तो आपके पास उप सरपंच मतलब डेप्यूटी सरपंच, क्लियर। तो आपके ग्राम पंचायत में जब चुनाव किए जाते हैं, तो चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो सदस्य का चुनाव हो, तो ये दोनों सरपंच और सदस्य दोनों के जो चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। किस तरीके से होते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन। इन दोनों के इलेक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, क्या बोलते हैं इसको आप, प्रत्यक्ष चुनाव। इसका मतलब ये है कि इनके लिए वोट आप करने जाते हैं, इनको वोट आप देने जाते हैं, ठीक है, क्या ये बात है ना। सरपंच और सदस्य जो होते हैं इनको वोट आप देते हैं। उप सरपंच कैसे बनाया जाता है, तो ये उप सरपंच जो है ये बनाया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन से। कैसे बनता है ये, इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो आपके सदस्यगण हैं, वही आपके क्या बना देंगे, वही आपका उप सरपंच डिसाइड कर देते हैं किसी एक व्यक्ति को। क्लियर है यहाँ तक बात, है ना। ग्राम पंचायत की बात चल रही है, यहाँ पे सदस्य और सरपंच दोनों की दोनों किस तरीके से चुने जाते हैं, तो डायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। और जो आपका उप सरपंच है वो चुना जाता है इनडायरेक्ट तरीके से, जिसको सदस्य चुनते हैं। अब वैसे ही जनपद और जिला पंचायत की भी बात आएगी। जनपद पंचायत की अगर बात करें तो जनपद पंचायत में इलेक्शन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर आप मेंबर्स को समझिए, सदस्य मतलब कौन है, मेंबर्स। यहाँ पे अब चाहे तो ठीक है, सदस्य मतलब आपके जो मेंबर्स होंगे, यहाँ पर भी जो आपके मेंबर्स होते हैं सदस्य। आपकी जिला पंचायत और जनपद पंचायत में जो आपके सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, उनको हम लोग इलेक्ट करते हैं ना। इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से। लेकिन इनके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, इनके कौन होंगे, एक होगा अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, और एक होगा उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो होता है, वो ये सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते। इसका मतलब जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर एक कौन होगा, जनपद का अध्यक्ष हो जाता है,
और एक होता है जनपद का उपाध्यक्ष, ठीक है। और उसी तरीके से आपका जिला में भी क्या होगा, एक होगा अध्यक्ष और एक होता है आपका उपाध्यक्ष, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होगा आपका उपाध्यक्ष। ये दोनों व्यक्ति जो हैं, ये दोनों व्यक्ति जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष वाली बात जो हम कर रहे हैं, ये दोनों की दोनों इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। इनको इलेक्ट कौन करता है, तो इनका जो चुनाव है वो करते हैं इनके ही सदस्य, ठीक है क्या ये बात। इन दोनों के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। चलिए यहां तक मुझे बताइए क्या क्लियर है, ये बात जो हमने पढ़ी है आपको समझ में आ गई है। ठीक, चलिए इसके बाद लास्ट एक चीज, ये आपने क्या किया, ये आपने चुनाव किया, चुनाव करवाया आपने, और चुनाव करवाने के बाद आपने यहाँ पर एक एक व्यक्तियों को अपॉइंट कर दिया। जैसे आपने ग्राम पंचायत का हेड बना दिया सरपंच को, आपने जनपद पंचायत का जनपद के प्रेसिडेंट को बना दिया, है ना, जनपद प्रेसिडेंट बना दिया, और आपका जिला में जिला पंचायत प्रेसिडेंट बन गए। हो गई ये बात। अब सुनिएगा यहाँ ध्यान से कि आप ये व्यक्ति जो हैं ये तो चुनाव वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेटेड टू पॉलिटिक्स है ना, जो चुनाव या जो पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो लोग हैं। हमने क्या प्रोविजन किया हुआ है, हमने ये बोला हुआ है कि ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत हो, यहाँ पर हम एक एक प्रशासनिक व्यक्ति को भी बिठाएंगे जो शासन की तरफ से काम करेगा। ये लोग तो सब टेम्परेरी है ना, ये लोग कौन है, ये सब टेम्परेरी है, इनका सबका टेन्योर कितना है, 5 ईयर का। हमने ये बात भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए कि इन सब व्यक्तियों का जो टेन्योर है, टेन्योर कितना रहेगा, तो सबका 5 ईयर रहेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में टेन्योर कितना दिया है, 5 ईयर्स दिया हुआ है, क्लियर। तो 5 साल बाद ये तो टेम्परेरी हो गए, 5 साल बाद ये हटाए जा सकते हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो हो वो प्रशासनिक व्यक्ति हो। कैसा व्यक्ति हो, प्रशासनिक व्यक्ति हो, जो सरकार का व्यक्ति हो, जो शासन का व्यक्ति हो। तो क्या मैं यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन कर दूं लास्ट में कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल को देखेंगे या गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट लिख देता हूं, ना एम्प्लॉय ना ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट कौन होते हैं। तो एक तो देखिए, आप लोगों ने जीतू भैया की सीरीज तो देखी होगी, है ना, जीतू भैया की सीरीज जिसमें पंचायत नाम दिया था, है ना। वो पंचायत में जीतू भैया क्या थे, सचिव, है ना, पंचायत सचिव थे ना वो, सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी। तो वो ग्राम पंचायत के थे, कहाँ के थे, तो उनकी नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब में थे वो। तो ग्राम पंचायत का जो होता है वो होता है ग्राम पंचायत का सचिव, है ना, जिसको अपन पंचायत सचिव बोल देते हैं, पंचायत सेक्रेटरी बोल देते हैं, शॉर्ट में अगर बोले तो इसको पंचायत सेक्रेटरी बोल दिया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पंचायत सेक्रेटरी मतलब सचिव, ठीक है, पंचायत का सचिव हो गया। अब आपके पास जनपद पंचायत और आपके पास जो जिला पंचायत है, यहाँ क्या होता है, तो जनपद पंचायत में आपने पीएससी, जो आप ये पीएससी दे रहे हैं अभी, जैसे एमपीपीएससी ऑर्गेनाइज करवाएगा, एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम भी लेता है। तो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम लेता है उसमें जो थर्ड रैंक ऑफिसर होता है ना, ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है, थर्ड रैंक ऑफिसर जो होता है वो होता है सीईओ। कौन होता है, सीईओ। तो उसको जनपद का क्या बना दिया जाता है, सीईओ बना दिया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, एक जो है वो जनपद सीईओ बनता है। यहाँ पर जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, जनपद सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है, क्लियर ये बात, है ना। फिर उसके बाद आपके पास जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत में कोई बड़ी बात नहीं है, जिला पंचायत में जो होता है खुद जो वहां का कलेक्टर होगा वो क्या हो जाता है, इसकी देखरेख करता है, इसका जो होता है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट होता है जो आपकी जिला पंचायत में होगा। ये टेबल आपको याद रखना है, ठीक। डेप्यूटी, हाँ बना देते हैं, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपका जो उप सरपंच है वो बनाया जाए। मेरे गांव में है, मेरे गांव में है, बिल्कुल उप सरपंच बना देते हैं ये लोग। क्या नाम है उनका, मेरे गांव वाले का नाम क्या है यार, भूल गया, वो भैया हैं, हाँ है बनते हैं, कोई बात नहीं। और हाँ, लेकिन ये बात है कि जरूरी नहीं है, जैसे आपने जब अपन सीएम वगैरह पढ़ रहे थे, अपन ने वहां बोला कि मध्य प्रदेश में अभी तक केवल 4 डेप्यूटी सीएम बने। जरूरत पड़ती है तो बनाते, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपका सरपंच है ही, सारा काम सरपंच ही संभालेगा। डेप्यूटी सरपंच तो बस इसलिए बना देते बाई चांस कभी, है ना, कभी बाई चांस जरूरत पड़ गई तो वो काम कर पाए, अदरवाइज कोई वो नहीं है ना। बनाया तो बनाया, नहीं तो कोई नहीं। चलिए बताइए, सभी लोग जो ऑनलाइन है मुझे अभी रिप्लाई करेंगे, क्या ये टेबल पूरी समझ में आ गई है।
बोलिए। और जितना अभी तक आपने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी है, ये बात पूरी समझ में आ गई हो तो बताओ। अभी आपने रूरल के बारे में पढ़ा है, ग्रामीण के बारे में। ऐसा लग रहा है कि आज केवल प्रेम प्रकाश जी और मैं, बस दो ही लोग हैं, और पीयूष जी रिस्पॉन्स करते हैं। बाकी बाकी लोग ऑनलाइन हो, क्या कर रहे हो आप लोग? आपको ये बात समझ में आ भी रही है या नहीं? केवल आप बस बैठे हैं मोबाइल ओपन करके। मनीराम जी वेरी गुड, ठीक है। गौरव खरे जी, ठीक है, चलिए, है ना, बढ़े आगे। हाँ, ये बात हुई ना। आप लोग मुझे एक बार ये बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब ऐसा, मैं इन जनरल 2-3 दिन से आपको कुछ बोल रहा हूँ, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। अगर किसी को रिलेटेड टू कोर्स कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई चीज चाहिए हो आपको, कोई समस्या आ रही हो, तो आप पूछ सकते हैं हमसे, है ना। लाइव क्लास में बोलना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड होगी, बाद में सब देखेंगे, बोले सर बीच में बात करते हैं। पर अगर हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बेहिचक। हम, मैंने अपना नंबर दे दिया ना, इसीलिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। फोन शायद ना उठा पाऊं अगर क्लास में रहूं, तो कम से कम व्हाट्सएप से मैं आपको जब टाइम मिलेगा तब रिप्लाई, और टाइम मिलेगा तो आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। चलिए, नहीं है प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, बट अगर हो तो मैं बोल रहा हूँ कि ये करिएगा। चलिए, अब इतनी बात सारी हो गई, अगर ये टेबल भी क्लियर है, तो अब हम यहाँ से एक और चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं। और क्या होगा, अब हम देखेंगे यहाँ पर 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, सॉरी 74th, यार 5th क्यों बोल दिया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसकी भी आप डेट अगर याद रखें या ईयर याद रखें, तो ये भी 1990, दोनों साथ में चल रहे थे, है ना। ये दोनों की दोनों साथ में चल रहे थे, 1992 का ही, ठीक। अब ये 1992 में एक्ट आया, तो इसमें फिर से वही वाली बात है कि क्या क्या चेंज हुए थे वो देख लेते हैं अपन, है ना। चलिए देखिए, कुछ बात तो मैंने कल आपको बता ही दी थी वैसे भी, पर कुछ और बता देते हैं। जैसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अच्छा, एक बात याद रखिए, ये किसके लिए है, तो ये है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए आता है ये। किस लेवल पे? शहर के स्तर पर, गांव लेवल पर नहीं। गांव लेवल पर अपन ने वो 3 चीजें बना दी है, अब अपन बनाने वाले हैं किस लेवल पर? अब हम शहर के स्तर पर बना रहे हैं। तो शहर के स्तर पर ध्यान रखिएगा, जब ये आया तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 9A ऐड किया है। कौन सा ऐड किया है? 9A। ये बीच में क्यों ऐड हो गया? क्योंकि हमारे संविधान में 9 नंबर का पार्ट जो था वो खाली था, तो हमने इसको बीच में ऐड कर दिया। अदरवाइज ये 22-23 नंबर पे जाता है ना, ठीक, 9A। उसके बाद इसी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारी एक संविधान में अनुसूची हुआ करती है। प्रेम प्रकाश जी, आप सब, सर आप सब कुछ तो पढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि आप लोग, अब मैं खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मेरे को ये बात पता है कि जब पहली बार नॉन टेक में स्विच करते हैं ना, तो हालत खराब हो जाती है। मेरी ये, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है सर पॉलिटी, ठीक। मैंने जब कोचिंग की थी, जब स्टार्ट किया था, तो मैं 2.5 महीने तक, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने तक बैठा था चुपचाप। मैं डेली क्लास जाता था, डेली क्लास जाता था, ये सोचता था पता नहीं क्या चल रहा है, वो बोलते थे, मैं आ जाता था घर। बस वो थोड़ा सा करंट अफेयर की मेरी आदत पड़ गई थी बीच में तैयारी करने की, तो मैं करंट अफेयर देखता रहता था, तो वो जो सर हमको क्लास में पढ़ा रहे, मेरे को याद कुछ नहीं रहता था। पर क्या होता, कुछ कुछ जैसे टर्म्स दिमाग में आ जाती। आज ही आपने देखा जिसमें से आपको कुछ ये बात दिमाग में आ जाएगी, किसी सरकार की बात। तो मैं जब करंट अफेयर पढ़ता था या न्यूज पेपर पढ़ता था ना, तो उसमें मुझे वो चीज मैच कर जाती थी। अब 2-1 महीने होने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि यार अपन को कुछ आता नहीं, और पेपर को शायद 1.5 महीना बाकी था। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडीज, मतलब क्योंकि फिर क्लासेस हो गई थी खत्म, 3-4 महीने कोचिंग गया हूँ, अब मेरे को सेल्फ स्टडी करना थी। तो मैं बुक वगैरह लेके बैठ गया, जो नोट्स थे वो लेके बैठ गया, नोट्स और बुक, और साथ में जो करंट अफेयर का कुछ डेटा था वो। मुझे पॉलिटी उसके बाद समझ में आई कि क्या होती है। मैं पूरा पढ़ लिया था, मुझे कुछ पता नहीं था कि पॉलिटी में क्या होगा, पर जब समझ में आ गई तो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। इसलिए मेरे को पता है कि टेक्निकल वालों के साथ, सबके साथ दिक्कत आती है। मेरे साथ में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी आई थी। गौरव जी, सबके कांटेक्ट नंबर, ठीक है, चलो आपको सबके कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे। प्रेम प्रकाश जी, सर आपका नंबर मेरे पास नहीं है, प्रेम प्रकाश जी बोल रहे हैं।
आप ये नंबर एक बार और लास्ट बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, आपकी कॉपी वगैरह ओपन करके बैठे हो तो, है ना, 8349027196, ठीक। और गौरव जी, ठीक है, ठीक है ना, आपको मैं सबके नंबर प्रोवाइड कर दूंगा या ग्रुप में कॉन्टेक्ट नंबर सेंड करवा देता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक। चलिए देखिए, ये नंबर नोट डाउन कर लेना आप। एक हमने बोला कि 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने 9th ए नंबर का पार्ट ऐड किया है, ठीक है। शेड्यूल की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो शेड्यूल जो है वो शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल 12 ऐड हुआ था, ठीक है। शेड्यूल 12 इसमें ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अगर यहीं पे हम बात करें कि कौन कौन से आर्टिकल ऐड हुए थे, तो हमने कल आर्टिकल के बारे में भी बात कर ली थी। आर्टिकल कहां से कहां तक, तो 243 से लगाकर 243 ओ तक खत्म हो गया था, 243 ओ तक खत्म हो गया था, तो ओ के बाद 11 ओ पी, पी से लगाकर 243 जेड जी तक जाता है। ये कहां तक जाता है, जेड जी। अब आप सोच रहे होंगे ये जेड जी क्यों क्यों है, देखिए पी से चलता गया, पी क्यू आर एस टी यू वाई, जेड आया, अब पूरे अल्फाबेट्स खत्म हो गए, तो नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल आता है वो जेड ए, देन जेड बी, देन जेड सी, इस तरीके से चलते हैं। तो आपका जेड जी तक पहुंच गया। ये टोटल आर्टिकल भी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो आप यहां से बोल सकते हो कि इसमें टोटल आर्टिकल्स जो हैं, इसमें टोटल आपको 18 आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। कितने मिलने वाले हैं, टोटल आर्टिकल 18 मिलेंगे, क्लियर। ये डेटा भी याद रखना, पिछले वाले में 16 थे, इसमें 18 आर्टिकल है। अगर यहां से हम बात करें हमारे सब्जेक्ट्स की कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट्स थे वो सब्जेक्ट जो हैं वो टोटल 18 सब्जेक्ट, जितने आर्टिकल उतने ही सब्जेक्ट, ऐसे याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट आर्टिकल में लिखे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सब्जेक्ट आर्टिकल में लिखे, लेकिन सब्जेक्ट और आर्टिकल यहाँ पर दोनों बराबर है, ठीक। उसके बाद इसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप क्या याद रखेंगे, हमने यहाँ पर क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं, देखिए। हमने यहाँ पर देखा है कितने सब्जेक्ट, शेड्यूल, पंचायत, नाम बता देता हूँ, और टेन्योर। इसका भी टेन्योर कितना होगा, उतना ही होगा, 5 साल का। इसका जो नाम है, इसका नाम जो है वो म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। नगर निगम, ऐसा वैसे हिंदी में म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं लिखा है, आप इंग्लिश में याद रखना म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और इसका भी टेन्योर 5 ईयर होता है, टेन्योर की कोई बात ही नहीं, टेन्योर तो दोनों के रखे गए, वो 5 ईयर के ही रखेगा, हर 5 साल में चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। टेन्योर जो है इसका भी 5 ईयर है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देख रहे हैं, क्या होता है, 1992 में 1992 में ये एक्ट पास तो हो जाता है, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया, ठीक है। किसने पास, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, एक तरीके से क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। अब पास कब होता है ये, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको पास करके 1993 में बाहर निकालती है, मतलब 1993 में इसको हमने गजट में पब्लिश कर दिया था। 1993 में ये कहां पब्लिश हो जाता है, गजट में पब्लिश होता है, ठीक। गजट में पब्लिश होता है 1993 में, और फिर उसके बाद हमें बोला गया कि इसको लागू करिए, ठीक है। तो आप यहां से डेट जो है आपको याद रखना पड़ेगी कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इसको दिया था, तो वो जो डेट थी वो 1 जून थी, 1 जून। 24 अप्रैल को अपना आता है पंचायती राज, और 1 जून 1993 को जो आता है, वो आता है हमारा, वो हमारा क्या आता है, आपका नगर के लिए, या जो आपका अर्बन एरिया के लिए जो है वो एक्ट आता है, ठीक। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन फिर से किसको बोला गया, हमारे राज्य को बोला गया, हमारे राज्यों को बोला गया कि आप क्या करिए, आप यहाँ पर अपने राज्य में इंप्लीमेंट करिए। और ये 74th भी सबसे पहले जो है, ये भी सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया था, किसके थ्रू, ये मध्य प्रदेश के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। तो 1994 में हमने ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was कब, मध्य प्रदेश ने 1994 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया था, ठीक है, यहां तक बात है ना, बोलिए, क्लियर। एक सेकेंड,
सुनील, एक सेकंड होल्ड करिएगा। सुनील, चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे हैं नगर के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? नगर के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में जो है ये जो एक्ट आ चुका था 1994 में। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है, वो देखिएगा। हमारे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने की बताइए, भारत का जो पहला नगर निगम है ना, भारत का पहला नगर निगम जो है वो कहाँ आया था? तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉरी, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है भारत का वो कहाँ था? फर्स्ट म्युनिसिपल नगर निगम कॉर्पोरेशन, तो वो हुआ चेन्नई वाला, मद्रास। ठीक है, चेन्नई याद रख लेना, चेन्नई। ठीक। बात चल रही है 17th सेंचुरी की, बहुत पहले अंग्रेजों के टाइम का है ना, 17th सेंचुरी जो थी तब आया था। ठीक। दूसरा, अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछा जाए, कहां पे पूछा जाए? ये इसको मैं बोल देता हूं ऑफ इंडिया। 1687-88 में, 17th सेंचुरी। कोई डेट वेट याद रखने की जरूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए। और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है ना? तो ये आया था आपका जबलपुर में। ठीक। और जबलपुर में जो आया था उसकी आप डेट याद रखना पड़ेगी, 1864। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश का जो आया 1864 में आया। और जो देश में आया था पहली बार, वो कहां पर आया था? तो वो मद्रास में, जिसको आज आप चेन्नई बोलते हो, वहां पर आया था। ठीक। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेम प्रोसेस जो आपने पढ़ी है, सेम प्रोसेस जो आपने पढ़ी है, किसके लिए? राज्य के लिए, मतलब अपने जो ग्राम पंचायत वगैरह के लिए, वैसी ही एक टेबल अपन को बनाना पड़ेगी अपनी। किनके लिए? नगर पालिका वगैरह के लिए, है ना? ये नगर पालिका कहलाती है। तो ये दोनों फैक्ट्स बिल्कुल बेसिक से हैं, ये याद रखना। अब मैं वापस से एक टेबल बना रहा हूं। चलिए देखिएगा, यहां से फिर से अगेन हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। अपने पास क्या क्या है? तो अपने पास है नगर पंचायत, है ना? एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, नगर पंचायत। नगर का नाम आ गया आगे, तो नगर पंचायत। एक होता है आपके पास नगर पालिका। नगर पंचायत को बोला जाता है नगर परिषद, आई थिंक। बताइए आप मुझे कंफर्म करके एक बार। मैं अपनी साइड से ठीक हूँ। नगर पंचायत जो होता है उसको नगर परिषद भी बोलते हैं। सही बोल रहा हूं? बताइए, किन किन बेसिस पे देखेंगे? तो देखिए, बेसिस वही होंगे। यहाँ पे एक नया पॉइंट बताऊंगा, वेयर। ठीक है, कहाँ बनाई जाती है?
दूसरा हम यहाँ पे देखेंगे बाय whom, कौन बनाता है, ठीक है। तीसरा अपन यहाँ पर देखेंगे इनके हेड कौन है, हेड कौन होते हैं, ठीक है। फोर्थ अपन यहाँ पर देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ भी बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितनी है, तो इन टोटल ऐसे लिख देता हूं, मध्य प्रदेश में ये कितनी है, ठीक है। और क्या बात करना है, इलेक्शन, ये सब पढ़ लेंगे तो इलेक्शन के बाद। चलिए अब इसको देखते हैं, एक मिनट, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कहां बनाई जाती, तो नगर पंचायत कहां बनाई जाएगी, नगर पालिका की सर नगर पालिका को नगर पालिका को बोलते हैं नगर परिषद, कंफर्म, प्रेम प्रकाश जी कंफर्म, 100% श्योर हो आप इस बात को, बात के लिए। ये इसीलिए तो मैं रुका हूं, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, आपने याद रखा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैंने नगर पालिका का बोल दिया था ना थोड़ी देर पहले। नगर पंचायत जो होती है ना, नगर परिषद उसको कहते हैं, नगर पंचायत को ना, नगर पालिका जिले में होती है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, जनरली नगर पालिका जो होती है वो जिले लेवल पर होती है। नगर निगम जो होता है वो आपका संभाग स्तर, या जो वैसे संभाग स्तर नहीं बोलना चाहिए, जो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है वहां पर आ जाती है नगर निगम आपकी, ठीक। और नगर पंचायत जो होती है वो आपकी ग्राम पंचायत से थोड़े ऊपर वाले एरिया पर आती है। हाँ, डेवलपमेंट हो जाता है एरिया का थोड़ा सा, तो वहां पर नगर पंचायत बना देते हैं। नगर पंचायत को नगर परिषद बोला जाता है, ठीक है, पालिका को नहीं। नगर पालिका को नगर पालिका, इनका एक एक और नाम भी है। जैसे अगर इसको मैं बोलूं तो ये नगर परिषद हो गया, नगर पालिका को आप म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, और नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये याद रखना है ना, ये मैंने अगर पहले पालिका बोला तो पालिका नहीं, वो पंचायत को बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए, अब कहां पर बनाई जाती है, सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ, कहां पर बनाई जाती है, तो कहां पर बनाई जाएगी, वो वाला एरिया जिसमें पॉपुलेशन जो है, जैसे अभी अपने गांव लेवल पर बताया। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे क्या बोला कि जिसमें 1000 से ज्यादा जनता हो गई, और 1000 से 50,000 के बीच में आप देखिए ग्राम से क्या बनता है, जनपद बनता है। मेरा कहना है कि अब आपने क्या किया, 1000 जहां पे ग्रामीण जनता रहती है वहां पे ग्राम पंचायत बना दी, ये 2000, 3000, 4000, 5000 तक हो गई। अब इसके बाद अब 50,000 तक तो नहीं हो सकती ना, 50,000 की जनसंख्या पे अपन क्या केवल एक ग्राम पंचायत बनाएंगे, नहीं। जहां पर जिस एरिया में अगर आपकी पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा होने लगी है, इसका मतलब वो एरिया थोड़ा ठीक ठाक है, वो थोड़ा डेवलप हो गया है, तभी लोग इतने वहां पर रह रहे हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस जगह पर हम बना देते हैं अपनी नगर पंचायत। क्या बना देते हैं, नगर पंचायत। तो पहला पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे कि अगर आपकी जनसंख्या 5000 से ज्यादा हो गई है, कितनी, अगर आपकी पॉपुलेशन कितने से ज्यादा हो गई, मोर देन 5000 हो गई पॉपुलेशन, तो वहां पर आप बना देते हो आपके पॉपुलेशन अगर 5000 से ज्यादा है तो नगर पंचायत बना देते हो। क्या बना देते हो, नगर पंचायत। क्लियर है ना। और इसको बोलते हैं कि जब अपना कोई क्षेत्र ग्रामीण से शहर में जाए, ग्रामीण से शहर की तरफ उसमें क्या होने लगे, संक्रमण होने लगे। ग्रामीण से शहर संक्रमण लिख देता हूं। संक्रमण का मतलब समझ रहे हो, ट्रांजिशन हो रहा है अब, कि वो गांव वाला क्षेत्र था, अब धीरे धीरे वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने लगा है। और अगर उसकी पॉपुलेशन कितने से ज्यादा हो गई है, 5000 से ज्यादा हो गई है, तो हम वहां पर नगर पंचायत बना देते हैं, ठीक। चलिए, वहीं पे अगर अपन बात करें नगर पालिका की, ठीक है, नगर पालिका की जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 से 1 लाख होती है। 20,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन पे, 20,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन। अब देखिए, अगर 5000 से ज्यादा तो नगर पंचायत, 20,000 के आसपास या थोड़ी उससे ऊपर होने लगी तो नगर पालिका। अगर फिर भी हमको ऐसा लगता है कि वो 50,000 पॉपुलेशन हो गई लेकिन अभी भी ग्रामीण एरिया में आता है, तो अपन वहां पे जनपद पंचायत बनाते हैं। और अगर 50,000 की पॉपुलेशन के ऊपर जा रहा है या 20,000 से ऊपर जा रहा है और वो क्षेत्र शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वहां पर नगर पालिका बना दी जाती है। क्लियर है ये बात, है ना। इनको हम बोलते हैं छोटे शहरी क्षेत्र। इनको अपन क्या कहते हैं, थोड़ा सा, इसको हम बोलते हैं छोटे शहरी क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र। और अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हो गई, मोर देन 1 लाख हो गई, है ना, तो आप वहां पर इनको बोलते हो कि आपके क्षेत्र कैसे हो गए, बड़े शहरी क्षेत्र हो गए हैं। और यहां पर आप बना देते हो आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको नगर निगम बोलते हैं, ठीक। चलिए, किसके द्वारा बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है।
तो आपका जो है ये जो नगर पंचायत बनाई जाती है, ये गवर्नर जो है बाय नोटिस ऑफ गवर्नर, डायरेक्टली लिख दूं बाय द गवर्नर, बाय द नोटिस ऑफ गवर्नर, ऐसा लिखता हूं, बाय द नोटिस ऑफ गवर्नर। एक अधिसूचना निकलती है गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और अपने यहाँ पर क्या बना दी जाती है, ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाता है। ठीक, लेकिन नगर पालिका और नगर निगम जो होते हैं ये बनाए जाते हैं बाय लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। कौन बनाता है इसको, लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब आपकी विधानसभा जो होगी वो बनाएगी। इसको भी कौन बनाता है, तो ये भी बनाई जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, ये दोनों बात। चलिए, उसके बाद आती है बात यहाँ पर हेड की, कि इनके हेड कौन होते हैं। ठीक, तो इन नगर पंचायत के और नगर पालिका के जो हेड होते हैं उसको आप प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष आपका। ठीक, यहां पर भी कौन होता है, यहां पर भी आपका प्रेसिडेंट होता है, और इसको भी आप कहते हैं अध्यक्ष। लेकिन जब आप आते हैं नगर निगम में, नगर निगम जब आप पढ़ते हैं तो नगर निगम में जो व्यक्ति होता है, नगर निगम में जो व्यक्ति होता है वो होता है मेयर। कौन होता है, मेयर। और मेयर जो होता है इसको आप बोलते हैं हिंदी में महापौर। ठीक है, महापौर बनते हैं अपने नगर निगम में, क्या बनाए जाते हैं, महापौर बनाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद बात आती है कि टोटल है कितने अपने मध्य प्रदेश में। ये डेटा आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, मध्य प्रदेश में टोटल नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कितने हैं, बहुत कंफ्यूज करता है। आप इसको यहीं से याद रखना, अगर कोई डेटा मिल जाए तो उसको याद मत रखना, गलत होगा डेटा वो, अगर इसके अलावा कुछ मिलेगा। 264 नगर पंचायत, 98 जो है वो आपकी नगर पालिका है, नगर पालिका है, और 16 आपके पास अभी क्या है, 16 आपके पास नगर निगम है। नगर निगम और बढ़ाने की बात चल रही है, लेकिन अभी आप 16 याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर, ये डेटा आपको एज इट इज याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पर चुनाव। ठीक है, चुनाव लड़ना है, चुनाव कैसे लड़े जाते हैं, तो देखिए यार चुनाव कैसे किए जाते हैं, लड़ने का मतलब है यहाँ पे चुनाव कैसे किए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर किन किन की बात करें, यहाँ पर कौन होंगे, सदस्य होंगे, यहाँ पर सदस्य होंगे, और कौन होगा, अध्यक्ष होगा। यहाँ पर सदस्य, अध्यक्ष, और कौन हो सकता है, तो इसके उपाध्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक, उपाध्यक्ष। तो यहाँ पर जो चुनाव लड़ते हैं, वो चुनाव जो जीते जाते हैं उसमें सदस्य और अध्यक्ष जो होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जीते जाते हैं। कैसे होते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट। लेकिन उपाध्यक्ष जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है, इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। फिर बात आती है नगर पालिका की। नगर पालिका में भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें सदस्य और अध्यक्ष, सदस्य मतलब मेंबर्स, और अध्यक्ष जो हैं मतलब आपका जो प्रेसिडेंट है वहां के, ये दोनों जो चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं कैसे, तो वो डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं। और उपाध्यक्ष जो होता है उसको इनडायरेक्ट, बिल्कुल सेम तरीका है ना, बिल्कुल सेम तरीका है। सदस्य और अध्यक्ष जो हैं वो किस तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से, और उपाध्यक्ष जो होता है वो अप्रत्यक्ष, मतलब जिसको आप बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है ये वाले, और ये भी सेम है। लेकिन बात जब आप नगर निगम की करते हैं, किसकी करते हैं, नगर निगम की जब बात की जाती है तो जनता द्वारा, प्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा, बिल्कुल। हम वोट करेंगे इनको, हम वोट करते हैं और जिताते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नगर निगम की बात करते हैं अपन। तो नगर निगम में जो चुनाव होते हैं ना, अब इसमें अभी थोड़ा सा क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है। ठीक, यहाँ पर इन लोगों ने हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गेम खेला था, अब मैं उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा। आप नगर निगम का जो इलेक्शन है, इस नगर निगम के इलेक्शन में कौन होगा, महापौर होंगे, है ना, महापौर मतलब मेयर होंगे, और साथ में कौन होंगे, सदस्य। ठीक, तो सदस्य तो हमेशा यहाँ पर भी कैसे चुने जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सदस्य कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष। लेकिन उन्होंने महापौर का जो चुनाव किया था वो अप्रत्यक्ष तरीके से कर दिया था, लेकिन बुक में अभी भी आपको ये प्रत्यक्ष मिलता है। आप अभी फिलहाल में ये याद रखिए, जो भी चेंजेस मेरे को आपको करवाने होंगे मैं बिल्कुल करवाऊंगा, याद भी रहेगा मेरे को कि मेरे को क्या लिखवाना है। ठीक है, समझ में आ गई। यहाँ पर उपाध्यक्ष वगैरह कोई बात नहीं करेंगे, केवल दो ही लोगों के नाम याद रखना है। अब बात आती है यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक अधिकारी। किसको देखोगे आप, प्रशासनिक अधिकारी को। चलिए, हर जगह पे प्रशासनिक अधिकारी का होना जरूरी है, क्योंकि ये लोग कौन है, ये लोग तो जो अपने लीडर्स हैं,
है ना, नेता वगैरह है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर अपन बात करें, गवर्नमेंट सर्वेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर नगर पंचायत में भी कौन होगा, पीएससी द्वारा जो एक व्यक्ति चुना जाएगा, सीईओ जो होता है ना, जो आपका नगर पंचायत का क्या बनेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेगा। क्लियर है। इसकी जो रैंक होती है ये होता है थर्ड ग्रेड ऑफिसर। कैसा होता है, ये जो होता है ये थर्ड ग्रेड का होता है। ठीक, इसकी ग्रेड थर्ड होती है। नगर पालिका में जो व्यक्ति होता है वो होता है सीएमओ, है ना, चीफ चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। ठीक है, इसको बोला जाता है, ये आपका सेकंड रैंक ऑफिसर होता है। इसकी रैंक क्या होती है, सेकंड रैंक। ठीक है। और तीसरा आपके पास जो आपका नगर निगम होता है, यहां पर सीनियर आईएएस को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है, सीनियर आईएएस, जो अपने कमिश्नर लेवल के होते हैं व्यक्ति। ठीक है, ये बात कमिश्नर लेवल के व्यक्तियों को बनाते हैं। चलिए, तो ये टेबल है और यही आपका क्या है, नगर आपका जो ये है नगर वाले के लिए या शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन है। ठीक, ये टेबल आपको पूरी याद रखना है, पूरी टेबल भी पढ़ना है, सारे डेटा को याद रखना पड़ेंगे। जितना अभी बोर्ड पे लिखवाया है, जो दोनों तीनों डेटा में फाइल फॉरवर्ड करवा देता हूँ, इसको एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से, है ना। और इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। कुछ मैं कल इनके फैक्ट्स बताने वाला हूँ आपको, क्योंकि मैं अब टाइम हो गया अपना, तो कल मैं आपको पंचायती राज सिस्टम से कि हमारे यहाँ पर नगर पालिका में ईओ होता है। हाँ, सीएमओ, इसको सीएमओ बोलते हैं। सीनियर आईएएस भी आपका सीएमओ कहलाता है। ठीक है, सीएमओ, इसको भी सीएमओ बोल लो या सीईओ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में यहाँ से आता है। ये क्या है, म्युनिसिपैलिटी, ये है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर और चीफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर। मेरे यहाँ भी नगर पंचायत में ईओ है। किसमें बात कर रहे हैं आप, नगर पंचायत। आप एक नगर पालिका बोल रहे हैं, एक नगर पंचायत बोल रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते होंगे सर, ईओ बोल सकते हैं, चीफ उसको सी बोल सकते हैं। सी का मतलब चीफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बताइए, बताइए। ईओ का मतलब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल रहे हो आप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। ठीक है। एम का मतलब यहाँ पे म्युनिसिपल से है। ठीक है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, सीएमओ। इसको भी अगर आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोल दोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि ये व्यक्ति दोनों पीएससी से चुने हुए होते हैं, है ना, पीएससी के व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्ति आपका यूपीएससी वाला उधर से आता है। डायरेक्ट इलेक्शन इन दोनों के तो डायरेक्ट नौकरी मिलती है लोगों को, इनके लिए तो पोस्ट निकलती है अलग से। ये व्यक्ति जो होता है वो आईएएस होता है, जो सीनियर हो जाता है उसको रख देते हैं, उसको बना देते हैं। चलिए, ठीक है।